जय हिंद दोस्तों, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नितेंद्र डंगवाल, जो कि एक डेंटल सर्जन है। अभी उनको दैनिक जागरण की तरफ से प्राइड ऑफ उत्तराखंड 2024 का अवार्ड मिला है। तो आज जानते हैं कि वो जो अवार्ड उनको मिला है वो किस उपलक्ष्य में उनको दिया गया है। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में। आपसे जानना चाहेंगे आपकी उपलब्धियों के बारे में। धन्यवाद पंकज जी। प्राइड ऑफ उत्तराखंड ये मुहिम चलाई है दैनिक जागरण ने। इसमें मुझे अवॉर्डेड मैं कल हुआ हूँ। इसमें एक कैटेगरी थी डेंटिस्ट की कि जो लोग समाज में सेवा कर रहे हैं, तो उसके तहत मुझे ये अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड के लिए बेसिकली हम जो सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार मैं सर्जरी में कुछ बच्चों की मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सर्जरीज करी हैं, उसको लेके समाज में जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, उस मैसेज को लेके मुझे प्राइड ऑफ उत्तराखंड का अवार्ड मिला। कि आप बिना जरूरी नहीं कि हर प्रोफेशन में आप पैसों को लेके ही सेवा भाव से भी आप कुछ कार्य कर सकते हैं, और उसी के लिए मुझे चुना गया। डॉक्टर साहब, जो आपने एक मुहिम छेड़ी है जिसमें आप फ्री डेंटल कैंप्स भी बैंक्स में, स्कूल्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में कर रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य आपका क्या है? मेरा उद्देश्य डेंटिस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, और सरकार या हमारे जो बड़े तबके में बैठे हुए अधिकारी हैं उनको ये बताना है कि समाज में डेंटिस्ट्री का स्तर हमें बढ़ाना चाहिए। डेंटल अवेयरनेस को एक नए पायदान पर लेके जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग भूल चुके हैं कि हमारी बीमारियों की एक शुरुआत दांतों से होती है। एक छोटी केरीज हमें आगे चल के हार्ट डिजीज तक लेके प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो ये सब कुछ अवेयरनेस है जो बतानी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में किस तरीके से प्रॉब्लम्स आगे चल के उनके फ्यूचर भविष्य को ख़राब कर सकती हैं। और जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट हैं, डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उन डिफेंस इंस्टीट्यूट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब बच्चा मेडिकल के लिए जाता है तो उसे पता होना चाहिए कि उसके साथ डेंटल से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो आगे चल के मेडिकल से बाहर ना हो जाए। तो अगर उसे शुरुआती दौर पर ही ये सब अवेयरनेस हम लोग दे देंगे, तो आगे चल के वो बच्चा उसको प्रिकॉशन में लेगा, और प्रिकॉशन में लेते हुए उसके फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो कोई हर्डल नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, डेंटिस्ट्री तो आपका स्पेशलाइजेशन है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपने बहुत ही कम एज में एक सफलता का आयाम आपने कायम किया है, तो उस सफलता का राज क्या है? मैं सफलता का मैं जब भी आपसे रूबरू होता हूँ तो मेरा एक ही मोटिव रहता है कि मैं सब तक ये पहुँचा सकूँ कि सफलता का एक ही राज है, वो है आपका डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन, आपका एम क्लियर होना चाहिए कि आपका एम क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है। आप उस एम के पीछे डिसिप्लिन होके चलेंगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता आपको वहाँ पहुँचने से। तो इसी तरीके से मैं धीरे धीरे करके एक स्टेप करके आगे बढ़ रहा हूँ, और आप लोगों का साथ रहा तो धीरे धीरे आगे एक कोई अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, बात करते हैं स्ट्रेस की। क्या आपको भी स्ट्रेस होता है, और अगर होता है तो आप उसको हैंडल कैसे करते हैं? स्ट्रेस इस समय सबसे ज़्यादा जो हमारा देश में सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो स्ट्रेस की चल रही है, कमी कहीं नहीं है। हम लोग बस एक दौड़ में भागे जा रहे हैं, और ये नहीं देख रहे हैं कि हमने एम क्या है, या एम के पीछे एक जो भेड़ चाल जो है वो चली जा रही है, इसके कारण भी बड़ा स्ट्रेस है। या फिर जो समाज में जिस तरीके चल रहा है कि किसी ने कोई सी चीज़ को बहुत जल्दी पा लिया है, उसके लिए जो दौड़ चल रही है वो बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है, बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम पे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, बट इतना भी भूख नहीं बढ़ानी चाहिए कि आदमी उस जिस कमाता है उसे खा भी ना पाए। स्ट्रेस फ्री लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्ट्रेस से रिलेटेड मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप अपने काम पे जा रहे हैं तो अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा सेपरेट करके चलें। हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उस प्रॉब्लम को जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर रहे हैं तो थोड़ी कोशिश करें कि मेडिटेशन ज़रूर करें घर में, या अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलें। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स आपके रिलीज़ हो जाते हैं।
तो जब आप प्रोफेशन में अपने जाते हैं तो आप थोड़ा एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से उस काम के प्रति डेडिकेटेड होकर कार्य करते हैं, तो आपको रिजल्ट हमेशा मिलते ही मिलता है। डॉक्टर साहब, आप सोशल कॉज भी कर रहे हैं, आप 2 क्लिनिक भी रन कर रहे हैं, आप सर्जरीज में भी बिजी रहते हैं, और आप बात कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। तो आपने वो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाया है? वर्क लाइफ बैलेंस मुझे लगता है कि आपका फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपकी फैमिली आपकी सपोर्टिव है तो आप वर्क और फैमिली के या सोशल वर्क के बीच में बैलेंस बना लेते हैं। बस आपको अपने समय को बांटना पड़ता है। आप सही तरीके से समय को बांट लेंगे तो आप किसी भी चीज़ में नहीं फंसेंगे या परेशान नहीं रहेंगे, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। आप फैमिली टाइम को अलग कर दीजिए, आप अपने सोशल टाइम को अलग कर दीजिए और प्रोफेशनल टाइम को अलग कर दीजिए, और इन तीनों टाइम के साथ आप डेडिकेटेड होकर, डिसिप्लिन्ड होकर कार्य कीजिए, आप परेशानी में नहीं रहेंगे। डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाहूँगा खेल कूद की, क्योंकि हमें ये मालूम हुआ है कि आप क्रिकेट में भी आपकी रुचि है और आप बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट उसमें करते हैं। हर संडे आप क्रिकेट ग्राउंड में पाए जाते हैं, तो उसका क्या राज है? मतलब आप प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज कर रहे हैं, फैमिली लाइफ भी मैनेज कर रहे हैं, आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और हमारा जो युवा है वो फंसा हुआ है, वो काम करता है तो सिर्फ काम करता है। आप इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पाते हैं? मैं तो सभी युवाओं को ये मेरा एक मैसेज रहेगा कि खेल आपके जीवन में होना ही चाहिए। वो आउटडोर गेम होना चाहिए, इंडोर कुछ नहीं। आजकल के युवा क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं या फिर कोई प्ले स्टेशंस पे गेम खेल रहे हैं। वो ठीक है, आपकी रुचि हो सकती है, पर वो इंटरनल गेम है, इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़ीरो हो गई है। जब आप आउटर गेम खेलते हैं, मतलब आउटसाइड ऑफ द हाउस, इस तरीके से आप ग्राउंड में जाते हैं, किसी भी तरीके का गेम खेलते हैं, तो उसमें जब आपकी बॉडी मूवमेंट होते हैं, एक तो आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, लगे हाथ आपके, जब आप इस तरीके से आपका मेटाबॉलिज्म जो है, जो आपके शरीर का जो पूरा सिस्टम है वो रेगुलेट हो जाता है, एक सिस्टम, एक बेहतर सिस्टम की तरफ वो एक चैनलाइज हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारे अंदर के स्ट्रेस हार्मोन है वो रिड्यूस हो जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस होने के बाद आप बहुत अच्छी फीलिंग में होते हैं। आप बहुत बार देखते हैं कि आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन की पावर क्या करती है, आपके स्ट्रेस हार्मोन को लो करती है। तो मेडिटेशन के बाद जो भी इंसान मेडिटेट करता है उसके बाद वो बहुत अच्छा फील करता है। तो एक तरह खेल खेलना भी एक तरह का मेडिटेशन है। आप खेल को खेलिए, पूरे मन से खेलिए, और वो खेल खेलिए जिससे आपको प्यार है। वो खेल नहीं खेलिए जो लोग बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है चल मेरे साथ यार तुम ये खेल खेल लो, ये खेल। नहीं, आपका जो मन है, जिसमें आपका दिल लगा हुआ है, वो खेल खेलिए, चाहे आप उस खेल को खेलने के लिए 10 किलोमीटर दूरी क्यों नहीं जाए। मैं हर संडे अपने क्रिकेट को खेलने के लिए कम से कम 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना होता है, फील्ड में जाना, वहाँ रहना, उस तरीके से 6-7 घंटे वहाँ बिताना, वापस आना, नए लोगों से मिलना, उससे भी हमें बहुत सीखने के लिए मिलता है। नए लोगों से नई बातें सीखने के लिए मिलती हैं, समाज की बातें, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उसके साथ साथ खेल भावना, एक दूसरे से जुड़ के टीम वर्क कैसे करते हैं, वो सब सीखने के लिए भी मिलता है। तो स्ट्रेस हार्मोन आपका कम हो रहा है, टीम वर्क आपको देखने के लिए मिल रहा है, बिहेवियर जो चैलेंजेस होते हैं कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, उनके साथ कैसे कोप अप करना है, कैसे आपने मिलजुल के चलना है, वो भी खेल से आप सीख लेंगे। इसके साथ साथ आपने शरीर आपका फिट रहता है। तो ये मुझे लगता है कि खेल तो सबके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आप हर साल सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं, मैं आपको जानता हूँ और मैंने देखा है कि आप हर साल ग्रो कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि युवाओं को ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे वो भी सफलता के सीढ़ी पे चढ़ते रहें, और क्या ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो बैक फुट में आए? मैं तो आधा से ज़्यादा चीज़ें अपने खेल से सीखा। खेल में जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो लोग सीधा 100 रन मारने की तरफ देखते हैं तो वो 100 रन को कभी अचीव ही नहीं कर पाते। हमेशा जो गोल होने चाहिए वो छोटे छोटे, टारगेट तो आपका एक बड़ा होना ही चाहिए, पर जो आपके स्टेप होने चाहिए वो छोटे छोटे स्टेप के बाद। अगर आप 100 को अचीव करने जा रहे हो, आप सेंचुरी मारने जा रहे हो, तो पहले आप 30 का टारगेट बनाओ। आपने 30 रन अचीव कर लिए, फिर 30 के बाद 50 का बनाओ, 50 के बाद 70 का, फिर 90 का और 100 का। इस तरीके से आप छोटे छोटे स्टेप में जब करेंगे किसी भी काम को, एक तो आपको वो काम बड़ा नहीं लगेगा, और आप एक एक स्टेप करके जब चलते जाएंगे तो बहुत जल्दी आप अचीव कर लेंगे उस टारगेट को या एम को अपने। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का अगर आप सिस्टम बना लेंगे किसी भी काम को करने के लिए, वो आपके प्रोफेशनल हो, वो आपका
पर्सनल लाइफ में क्यों ना हो, आप अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप लीजिए, रिश्ते सुधर जाएंगे। या आप किसी अपने काम में हैं तो छोटे छोटे स्टेप लीजिए। कभी आपका कोई काम है तो मार्केटिंग में एक छोटा सा स्टेप ले लीजिए, अपने आप को अपग्रेड करने में एक छोटा स्टेप लीजिए। उसके अलावा पढ़िए, अपने काम के बारे में पढ़िए। अगर मैं अपनी लाइन में हूँ, लोग कहते हैं डॉक्टर हमेशा पढ़ते हैं। डॉक्टर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि डॉक्टर के चैलेंजेस कभी खत्म ही नहीं होते, तो वो अपने चैलेंजेस को पार करने के लिए वो पढ़ता रहता है। नया चैलेंज आया, उसने फिर बुक उठाता है, डॉक्टर पढ़ता है, उस चैलेंज के साथ अपने सीनियर के साथ डिस्कस करता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप करके अगर हम चलते रहेंगे तो निश्चित ही है कि हमें सफलता मिलेगी। डॉक्टर साहब, बात हमने करी सफलता की, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कभी असफलताएं भी आपके रास्ते में आई हैं? बिना सफलता के सफलता मिलना तो मुमकिन ही नहीं है, और हर सफलता के साथ 2-3 असफलताएं जुड़ के आती हैं, ये आप मान के चलिए। वो असफलताएं हो सकती हैं कि आपको तोड़ दें, बट वहीं पर ही आपका माइंडसेट है कि आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है जो आपको नेवर गिव अप वाली आपको जो एटीट्यूड है वो रखना पड़ेगा कि हाँ असफलताएं आएंगी, उनका काम है आना। ये 2 अच्छे इंसान मिलेंगे ज़िंदगी में तो 4 बुरे भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको सबको हैंडल करना आना चाहिए, असफलताओं को एक्सेप्ट करना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, और उसके बाद उन कमियों पे काम करना कि हाँ मेरे से यहाँ तक गलती हुई है, या मेरे अंदर ये कमी है, मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, या मैं समटाइम्स नहीं दूर कर सकता तो इन्हें छुपा कैसे लूँ इनको। इस तरीके से आपको कभी कभी अपने दिल को, दिमाग को बहलाना भी पड़ता है। इस प्रकार से अगर हम सोच समझ को कंट्रोल में रखेंगे, सबसे बड़ी चीज़ है माइंडसेट। अगर हम अपने दिमाग को शांत रखें, अपने कंट्रोल में रखें, उस प्रकार से आगे बढ़ें, तो हम निश्चित है हम पा लेंगे जो भी हमारा एम है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। और कब पाएंगे इसका तो कोई किसी का एम क्या है, किसी का एम क्या है, समय की कोई भी इसमें लिमिट नहीं, कब पाएंगे पता नहीं, बट एक ना एक दिन पा लेंगे ये जरूर। क्या आप भगवान को मानते हैं? मैं भगवान को मानता हूँ, और मुझे लगता है कि भगवान हमारे अंदर की एक एनर्जी है जिससे हम, जो हमारी सबसे अच्छी एनर्जी है, उसका एक संग्रह है भगवान, जिसको हम अपने आप में बहुत बड़ी, क्योंकि हम खुद को मानते हैं तभी तो हम जीवन में कुछ करते हैं, हम अपने आप को बहुत पसंद करते हैं। हम किसी भी काम को, आप उन लोगों को टूटता हुआ देख लेंगे जो खुद को पसंद नहीं करते, पर जब आप खुद को पसंद करते हैं तो आपकी एक एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी का एक रूप भगवान है जो माना गया। आप उसी भगवान को पूछते हैं, और उसी एनर्जी से आप बिलीव करते हुए ये कहते हैं कि मुझे, आप जो एनर्जी का जो एक संग्रह है उससे आप बोलते हो कि आप मुझे सपोर्ट करो या आप मुझे हेल्प करो, और वही पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ते हुए आपको किसी अच्छे काम की तरफ या आपके काम में किसी एक अगले स्टेप की तरफ लेके चलती है, तो वो भगवान। कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपको लगा हो कि अब ये मेरे से नहीं हो सकता, अब तो भगवान के भरोसे छोड़ना ही पड़ेगा, जो आप हमसे शेयर करना चाहें? हाँ, एक लड़की है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके पिताजी मेरे पास आए थे, और देहरादून में काफ़ी मेरे सीनियर डॉक्टर लोगों के पास गए सर्जरी से, और मेरे बड़े सीनियर भी हैं जो मेरे से प्रोफेशनली भी सीनियर हैं, वो मैग्नीफिशियल सर्जरी में MDS है। काफ़ी लोगों के पास गए और उन्होंने दिखाया अपने बच्ची का केस, तो उनकी केस में ऐसा था कि बच्ची के बचपन से ही दांत नहीं थे, और बच्ची 21-22 साल की है, तो ना वो कुछ खा पाती, उसके कॉन्जेनाइटली मिसिंग है, वो दांत ही नहीं है मुँह में, तो वो ना उसका स्माइल है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है, खाना वो खा नहीं पाती, तो न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन है। उस बच्ची की शादी के लिए भी इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो हमारा जैसे समाज है, इसमें लड़कियों को दिखना भी अच्छा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। वो बहुत जगह गए, पता नहीं कैसे हो, फिर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। तो मैंने जब वो केस देखा तो मैं भी डर गया, सहम गया। मैंने कहा ये केस तो लेके ठीक नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप बहुत सालों से काम कर रहे होते हो तो आप ये देखते हो कि मेरी कोई एक गलती कहीं मेरे 10 साल की इमेज को खराब ना कर दे। और तो मैंने उनसे बात करी, उनकी काउंसलिंग करी, उस बच्ची की काउंसलिंग करी। मैंने कहा मैं केस ले रहा हूँ, पर मैं सक्सेस रेट पे कह नहीं सकता हूँ, मैं 50-50 का हूँ। तो फिर मैंने काफ़ी डिस्कशन किया, अपने कुछ सीनियर से डिस्कशन किया, फिर हमने एक ट्रीटमेंट प्लान सेट किया उस लड़की के लिए। और मोस्टली हम क्या होते हैं, फुल माउथ रिहेबिलिटेशन 3-4 महीने के अंदर दे देते हैं। बस उस बच्ची के केस में मैंने करीब 1.5 साल लिया, और 1.5 साल बाद जब मैंने उसके रिजल्ट निकाले या निकल के आए, तो ऐसा केस था कि जब मैं हार गया था, मुझे ऐसा लग गया था कि नहीं, मैंने उसके इम्प्लांट्स प्लेस किए, और बहुत बार उसके पास बोन ही नहीं थी,
ऐसा नहीं था कि मतलब दांत नहीं थे, उसके पास जो दांतों के लिए जो सपोर्टिव बोन होती वो भी नहीं थी। तो हमने कुछ ऐसे स्पेशल इम्प्लांट प्लेस किए, कुछ फेल हुए, फिर हमें वो रिप्लेस करने पड़े। एक बार मैं हार गया था, पर तब आप अपनी वो एनर्जी, वो भगवान, उन्हीं को याद करते हो कि मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, इस बच्ची का भला हो जाए। उसके पिता इतने सक्षम भी नहीं थे पैसे फाइनेंशियली, तो मैंने उनसे कहा कि कैसे करें, ड्राइवर है उनके पिताजी, तो मैंने कहा कैसे करेंगे। मैंने कहा थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मैं कर सकता हूँ, पूरा सपोर्ट तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा आप करो, थोड़ा मैं करता हूँ। तो इस तरीके से फिर वो फाइनेंशियल सिस्टम को हमने पहले एकदम बिल्ड किया कि भाई हमारे पास कम से कम इतना पैसा होना चाहिए कि हम इम्प्लांट खरीद सकें। फिर इम्प्लांट खरीदे, कुछ इम्प्लांट ख़राब हो गए, तो फिर मैंने उस चीज़ का बर्डन उन पर नहीं डाला। वो असफलता मैंने खुद की मानी कि यार कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई होगी जिस कारण इम्प्लांट ख़राब हो गए। तो फिर हमने फिर रिप्लेस किए इम्प्लांट, फिर उस केस को फिर से एनालाइज किया, फिर सिस्टम में लेके आए और धीरे धीरे करके 1.5 साल बाद हमने रिज़ल्ट निकाले और ऊपर वाले की कृपा से वो रिज़ल्ट बहुत अच्छे निकले। अभी उस बच्ची की बहुत अच्छी स्माइल है, वो खाना खा रही है बहुत बढ़िया। और अब मैं देख रहा हूँ 6 महीने के अंदर उसने कम से कम 5 से 6 किलो वेट गेन कर लिया, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी। पहले वो खाने को सिर्फ निगल रही थी, तो डाइजेशन वीक था, अब वो चबा के खा रही है तो डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है। तो उसकी ओवरऑल लाइफ चेंज हो गई है इस ट्रीटमेंट के बाद। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक बार और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा प्राइड ऑफ उत्तराखंड की। आप उत्तराखंड का नाम कहीं ना कहीं बुलंद कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप हर बार इसी तरीके से सफलता की ओर बढ़ते रहें। और ये तो अभी एक शुरुआत है, अभी तो जर्नी आपकी बाकी है, और हम चाहेंगे कि आप बार बार हमारे चैनल में आएँ और युवाओं को इसी तरीके से प्रेरित करें कि लाइफ में वो किस तरीके से आगे बढ़ते रहें। और सफलता असफलता के बीच का जो गैप है, आप जैसे अच्छे लोगों से मिलके उस गैप को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।